नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर सोना है, जहां पर मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है अपने ऑल टाइम हाई से। इसी हफ्ते में सोने ने करीबन 60 से $70 तक की गिरावट दिखाई है। एज ऑफ नाउ भी थोड़ी सी हल्की सी मंदी के साथ कारोबार, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा है। और दिवाली से पहले यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल की, जहाँ पर देश में अब रिकॉर्ड स्टॉक की बात की जा रही है। पिछले 2 सालों में लगातार चावल की बढ़त देखने को मिली है उत्पादन में, और इस साल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो ओरिजिन कंट्रीज़ हैं जो चावल उगाती हैं, वहाँ पर भी अच्छे खासे स्टॉक, और आउटसाइड इंडिया भी कोई बहुत डिफरेंट स्थिति नहीं है, वहाँ पर भी प्राइसेस में गिरावट है। यहाँ से आगे किस तरह की चाल रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे, कोटक सिक्योरिटीज की ईवीपी कायनात चेनवाला एंड इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। कायनात, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने पे शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर इवेंट खत्म हो चुका है और जो ओपन इंटरेस्ट था, जो कांस्टेंट बाइंग थी, वहां पर एक पॉज है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी है। करंट लेवल से आपकी क्या राय है? जी, देखिए, जिस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थे फेड रेट कट्स को लेकर, और इस साल की भी जो एक्सपेक्टेशन है कि 3 रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट्स एफएमसी स्टेटमेंट के पहले। अगर हम डॉट प्लॉट देखें तो वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही है, बट द थिंग इज जो मार्केट्स के ऊपर थोड़ा सा वे किया है और जो गोल्ड प्राइसेस की जो पुल बैक है, वो इसलिए हुआ है कि फेड चेयर जो पॉवेल है, उन्होंने थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस दिखाया है। एंड ही सेड कि हम दिस इज नॉट स्टार्ट ऑफ अ रेट कटिंग साइकिल, बट दिस इज मोर ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट कट, जिसके कारण मार्केट्स में थोड़ा सा एक कॉशन आ गया। एंड हमने देखा कि पुल बैक हुआ है सारे कमोडिटीज में अक्रॉस, एंड डॉलर में रिकवरी हुई है। सो गोल्ड के लिए देखिए, अभी भी मुझे वो पॉजिटिव स्टांस तो अभी भी लग रहा है, आउटलुक तो पॉजिटिव ही है फिलहाल गोल्ड के लिए, बिकॉज रेट कट्स तो वैसे भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी लाइंस पे है। एंड अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अपसाइड इन बोथ लेबर मार्केट्स में भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है, या इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा अपटिक आ जाता है, तो ही ये जो रेट कट का पाथ है, जो ईजिंग का पाथ है, इसमें कुछ कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो फिलहाल तो आई आई बिलीव कि ये रेट कट पाथ पे तो शायद 2 रेट कट्स और मार्केट वैसे भी एक्सपेक्ट करके चल ही रहे, तो उसका सपोर्ट गोल्ड को मिलेगा। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक बाइंग और ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जो वॉल्टिलिटी होने वाली इन द लास्ट क्वार्टर, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। सो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के लिए एक अभी भी एक ऑप्टिमिज्म लग रहा है। एंड द नियर टर्म वी माइट सी थोड़ा सा अगर एक पुल बैक आता भी है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस भी काफी है, टुवर्ड्स 1,11,000 इन द नियर टर्म वी कैन एक्सपेक्ट। बिकॉज जो भी अभी नेक्स्ट वीक जो डेटा आने वाला है कोर पीसी, आई डोंट थिंक इट विल हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन ईजिंग साइकिल, बिकॉज जो मेजर फोकस होगा अभी वो होगा उसके नेक्स्ट वीक, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लेबर मार्केट डेटा है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा मार्केट्स का। सो आई बिलीव कि थोड़ा सा मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, बट गोल्ड के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी लग रहा है। टुवर्ड्स 3600 एक पुल बैक थोड़ा सा आ सकता है ऑन दी स्पॉट मार्केट्स। एंड ऑन दी एमसीएक्स ऑल्सो हम थोड़ा एक पुल बैक देख सकते हैं, बट एनी पुल बैक वुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ गोल्ड। एंड आप एक नियर टर्म में एक 1,11,000 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं, 1,11,000 या 1,12,500। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में ज़रूर है, लेकिन वो जस्ट एक इवेंट का इम्पैक्ट है यहाँ पर, और निचले स्तरों पर खरीदारी सोने में फिर से शायद यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। हमारे साथ जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे जुड़ चुके हैं। सभ्य नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप ग्लोबल इवेंट कैसे देखते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट हमने गोल्ड प्राइसेस पे आया हुआ है, कैसे उसे डिसाइफर करेंगे? नमस्कार मनीषा। जैसे आप भी पहले एक प्रोग्राम में डिफाइन किया था, गोल्ड का जो प्राइसिंग है, गोल्ड का प्राइसिंग कौन डिफाइन करता है? खाली ग्लोबल इवेंट से डिफाइन करती है, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है हमारा हिसाब से, आप 6 फैक्टर बोला था, 4 फैक्टर। सेंट्रल बैंक जो बाइंग होता है, जैसे इंडिया और चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग गोल्ड का ये साल में हुआ है। लास्ट मंथ में अगस्त में भी चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक का गोल्ड बाइंग हुई है। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, हम लोग सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क का कैसे चल रहा है मार्केट में। जैसे अभी तक जो मिडिल ईस्ट का कोई समाधान नहीं दिख रहा है, वो इन्फ्लेम ही होते जा रही है। यूक्रेन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी तक उसका इन्फ्लेमेशन है। और चारों तरफ जो थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रीटियां हो रही है, जो अरब का जो नाटो का बात चल रही है, ये सब जो माहौल है, माहौल बहुत अनसर्टेन है। कहीं पर कोई सर्टेनिटी तो दिख नहीं रहा है। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसमें थोड़ा सर्टेनिटी हम लोग को दिखा है, बेस्ड ऑन, बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी जो है यूएस फेड के ऊपर गोल्ड का प्राइस का ट्रेंड्स डिपेंड करती है। तो यूएस फेड का जो पॉलिसी था
जैसे ये गोल्ड का मार्केट बहुत ओवररेटेड हुआ था, ये सोचने से कि 50 बेसिस पॉइंट्स का डाउनग्रेड होगा, जो नहीं हुई है, 25 पॉइंट्स का भी हुई है। और एक जो बड़ी जो मात्रा में जो आई है कि यूएस का जो इकोनॉमी है, जो बोल रहे थे कि लेबर मार्केट बहुत वीक है या उधर पर रिसेशन आ सकते हैं, वो सब कुछ नजर में नहीं आया। उसका जीडीपी नंबर अच्छा है। उधर का जो लेबर मार्केट के इस महीने का जो डेटा आई है, तो वो प्रूव कर दिया है कि लेबर मार्केट का जो पहला प्रीवियस मंथ का जो डेटा था, दैट वाज ऑफ ट्रैक थोड़ा, लेकिन अभी भी वो स्ट्रांग है। तो ये सब मद्देनजर आप देखे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस जो 25 बेसिस पॉइंट्स का और जो लॉन्ग टर्म जो बोले हैं कि इस साल को और 2 और रेट कट्स कर रहे हैं और 26 तक या 27 तक वो 3% में लेके जाएंगे, तो बहुत कुछ एकदम ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं है उसका रेट कट का। तो ये सब मद्देनजर में गोल्ड प्राइस थोड़ा नरमी भी हुआ है उसी के लिए। और इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी जो है अभी तक, जो टैरिफ का बाजार, मेनली वो टैरिफ का ही है जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, जो टैरिफ का दिशा से भी दो कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इंडिया एक्सेट्रा, बट थोड़ा पूरा वर्ल्ड में अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। हर जगह पर आपने यही सुनी है कि टैरिफ में लेट्स से यूके 10%, जापान 15%, ईयू 15%, सब कुछ तो ओवरऑल टैरिफ का ये दिशा है। लेकिन आइटम वाइज, कमोडिटी वाइज अभी तक नेगोशिएशन कोई खत्म नहीं हुआ है, इंडिया के साथ भी चल रही है। तो ये अभी तक कोई सर्टेनिटी के जब तक नहीं आएंगे तब तक हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी तक जो इन्फ्लेशन लेवल्स है, वो इन्फ्लेशन लेवल्स के लिए डेटा नहीं आई है यूएस में। और रिटेल बात आते हैं, लास्ट जो पॉइंट है ये गोल्ड का प्राइस के ऊपर जिसका असर आती है, रिटेल डिमांड में इंडिया में तो बहुत अच्छा डिमांड है। आगे जाके नेक्स्ट ये जो अभी जो दिवाली सीजन है वो भी बहुत अच्छा जाएंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी 7.8% का जीडीपी ग्रोथ है। आपका जीएसटी में कितना बड़ा ये जो चेंज लाए हैं और लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आएंगे, तो लोगों का पैसा आएंगे तो इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्ड अभी तक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मीडियम है। उसी के लिए अभी तक ज्वेलरी का तो हम नीचे ठीक है प्राइस के लिए, इट इज सब, लेकिन वो लंबा सफरिंग नहीं रहेंगे। ये माहौल जो है ड्यूरिंग फेस्टिव माहौल में बहुत अच्छा बाइंग होगा। एक खाली क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि जो गोल्ड का प्राइस है लास्ट ईयर में आप देखेंगे कि 24 से 27% जो है वो बढ़ा है, और इस साल अभी तक, ये साल में इतना 7-8 महीने में ये अभी तक 37% ग्रोथ हुआ है। तो ये तो ओवररेटेड है गोल्ड का प्राइस, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग है जैसे बोल रहे हैं, प्रीवियस वक्ता भी वो बोल रही थी, लेकिन अभी का इसमें गोल्ड का प्राइस हमारे हिसाब से स्टेडी रहेंगे, फेस्टिव सीजन तक स्टेडी रहेंगे। फ्लोर लेवल जो है 1,09,000 का फ्लोर लेवल है जो हम महसूस कर रहे हैं, और जो 1,11,000 to 13 जो भी अभी आज 1,13,000 ऐसा कुछ दिखा रही है, तो जनरल ए लेवल पर ही रहेंगे। थोड़ा नरमी भी आ सकता है, थोड़ा इधर उधर ही, बट बहुत कुछ छलांग और उछाल ये नहीं दिख सकता। ऑलराइट ज़ब, एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रहेगी दिवाली पे, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जीएसटी रैशनलाइजेशन ने ज़्यादा पैसा दिया है लोगों के हाथ में, तो गोल्ड बाइंग यहाँ पर बेहतर देखने को मिल सकती है। डायमंड्स के बारे में अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि ये एक और पिकअप है जो हमने इस सीज़न में यहाँ पर आता हुआ देखा है। हायर गोल्ड प्राइसेस समहाउ यहाँ पर डायमंड पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। देखिए, डायमंड प्राइस में तो बहुत दिन से आपका चैनल में हम लोग सबके पास आते हैं, आ रहा था कि डायमंड का प्राइस में बहुत सारा नरमी आई है, ठीक है ना, ये सब बोल रहे थे। लेकिन अभी जो यूएस टैरिफ, क्योंकि डायमंड का मार्केट अगेन डिटरमिन करता है यूएस मार्केट में कैसे डिमांड है, क्या है। उधर पर हमारे पास जो न्यूज है, अभी तक यूएस मार्केट में डायमंड मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और अभी जो टैरिफ आई है उसके लिए लेट्स से 50%, तो इंडिया इज द ओनली सप्लायर टू द वर्ल्ड। 50% नहीं है, 25% में भी तो वो प्राइस तो बढ़ेंगे ही ना, तो वो प्राइस पास ऑन नहीं होंगे। पास ऑन हो रहा है 10% 15% रेंज से, जितना हमारे पास डेटा है। रिटेल में 10 to 15% रेंज में उधर पर प्राइस हाइक हुई है। वो प्राइस जो यूएसए में हाइक हुई, तो इंस्टेंटली इधर पर सेम ही प्राइस में, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस डिटरमिन करता है डायमंड का प्राइस, तो थोड़ा हाइक आई है डायमंड प्राइस में 10 to 15% जो हम देख रहे हैं। तो वो जो प्राइस हाइक है, तो उसके बेसिस में, और यस गोल्ड का प्राइस में अभी भी डायमंड इज एन अट्रैक्टिव चॉइस, जैसे आप बोल रही है। तो डायमंड ज्वेलरी के भी बाजार जो हमारे पास जो न्यूज आ रहा है बहुत अच्छा। देखिए, हाल ही में डेबियस ने बहुत सारा स्टोर लॉन्च किया है, और
बाकी भी लोग जो अभी जो एड देखने को आ रहे हैं बाकी जो ब्रांड्स है उसका भी डायमंड ज्वेलरी के ऊपर जो एड्स है बहुत ज्यादा है। तो ये लग रहा है कि डायमंड ज्वेलरी में भी अभी हमारा डिमांड इधर पर बहुत अच्छा तेजी है। रह सकेगा। ओके, आप सब एक बार यहाँ पर टैरिफ्स की बात भी करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। वी अंडरस्टैंड कि कॉन्वर्सेशन दोनों कंट्रीज में अभी भी यहाँ पर जारी हैं, लेकिन क्या लेवल पे है? पूरा सितंबर का महीना निकल जाने को है, अक्टूबर फेस्टिवल सीजन है, किस तरह से आप देखते हैं कितना समय लग सकता है जब तक एक टैरिफ पे क्लैरिटी आती है? देखिए मनीषा जी, एक बात जो हम आपका चैनल में बोले थे जब 50% हुआ था उसके बाद आप हम आया था, आपको खोल के देख लीजिए, हम बोला था ठीक है तब तो माहौल ऐसा था कि यूएस के साथ तो सब गया, चारों तरफ गया गया ये बात। उसके अंदर हम बोले थे कि ये बातचीत चल रही है और ये हमारा हिसाब से तब बोले थे हम कि नवंबर के अंदर ये सॉल्यूशन का दिशा हमारा तो दिख रहा है। वो देखिए कल भी हमारा इकोनॉमी एडवाइजर भी बोले हैं, हमारा अपना मिनिस्टर जो है जो अभी वो पीयूष गोयल जी वो भी बोले हैं, हम भी ये मानना है। और ये आपको इतना हम बोल सकते हैं कि बहुत एकदम बारीकी का डिस्कशन चल रही है, क्योंकि हम आपको वही बोला कि जो डिफरेंस जो है बाकी जो अनाउंसमेंट आ रही है बाकी कंट्रीज के लिए कि किधर 15% किधर 10%, लेकिन उधर पर बारीकी डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है। जो बारीकी डिस्कशन मतलब हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में हम बोल सकते हैं तो ईच ईच आइटम लाइन बोलते हैं, डायमंड्स है, ज्वेलरी है, स्टडेड ज्वेलरी है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड का जो ड्यूटी है, सब कुछ लेके जो बात वो चल रही है। और हमारा हिसाब से वो नवंबर जो हम रखा था ये डेट अभी भी हम बोल रहे हैं कि नवंबर अंदर दिशा दिख जाएंगे। और यूएस और इंडिया के जो बिजनेस रिलेशन है इतना स्ट्रांग है, वो ये सब थोड़ा बहुत चारों तरफ जो भाषणबाजी होता है उससे उसके ऊपर असर आ रहा है, लेकिन वो असर नहीं आ रहा। सब्या, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर जहाँ तक गोल्ड प्राइसेस की बात है एक रेंज में रहने की उम्मीद है, दिवाली का सीजन बेहतर जाएगा। और टैरिफ्स पे यहाँ पर सब्यसाची ने हमें बताया कि डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन जारी है दोनों ही कंट्रीज के बीच में और बहुत जल्द निकाल देखने को मिल सकता है। नवंबर का महीना यहाँ पर क्रिटिकल भी रह सकता है। वेल, इसी के साथ जो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन्स पर हैं वो आपके लिए यहाँ पर ले आए। मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी, ये हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। वोडाफोन आइडिया का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर ये लाइन निकलती हुई नजर आई है कि मामले की जो अगली सुनवाई है वो अगले शुक्रवार को होती हुई नजर आएगी। आपकी स्क्रीन पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ है जहां पर सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम वोडाफोन की अर्जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसी बीच अगर आप वोडाफोन आइडिया का स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी के साथ कारोबार। और हम जानते हैं कि एज ऑफ नाउ जो ये सुनवाई है ये अगले फ्राइडे तक यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम अंचंदा हैं। असीम, एक और तारीख, लेकिन किस तरह की डिटेल्स फिलहाल सुनने को मिल रही हैं? देखिए, भले ही तारीख यहाँ पर मिली हो, लेकिन जहाँ सरकार का एक रुख जो है वो देखने को आया, तो सरकार ने बहुत ही यहाँ पर लचीला रुख हम कह सकते हैं कि अपनाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इस याचिका का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने इस पूरी कंपनी के अंदर 49% तक का स्टेक डाला है और हम ये चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल करके आए। हम सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देता है तो सरकार का जो रवैया था वो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि बहुत इस पिटीशन को सपोर्ट करने वाला था। तो अब हालांकि इस मामले में आज सुनवाई पूरी नहीं हो चुकी। सरकार ने कहा कि इस मामले को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया जाए, तो अगले हफ्ते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार के यहाँ पर कमेंट्स निकल करके आए हैं, सरकार ने साफ कहा कि यहाँ पर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखने की जरूरत है, सब्सक्राइबर्स को देखने की जरूरत है। हम इस याचिका का अपोज नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत मिल सकती है। ओह वेल, एब्सोल्युटली असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बताने के लिए। आपसे बात करते करते आधा पौना % स्टॉक यहाँ पर और चढ़ता हुआ नजर आया है और अब 4.5% की तेजी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। वेल, ऑफ कोर्स इस खबर पे नजर रहेगी और असीम लगातार हमारे पास वो अपडेट्स भी लेकर आते रहेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और चावल पर बात कर लेते हैं, जहां पर सरकार का चावल का स्टॉक रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया है। वहीं अब तक खरीफ की बुआई पिछले साल से करीबन 8% भी ज़्यादा बताई जाती है। कैसे देखती है इंडस्ट्री इसे, और सरकार का एक्सपोर्ट पर जो यहाँ पर बहुत बड़ा फोकस रहा लेकिन वो नंबर्स मटेरियलाइज होते हुए नजर नहीं आए। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार। सबसे पहले तो जो ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं, भाव मल्टी ईयर लोज पर हैं, स्टॉक्स मल्टी ईयर हाइज पर हैं, फसल लगातार बम पर है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, कैसे देखती है इंडस्ट्री अपने आप को?
नहीं, ये कहना बहुत गलत है कि भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। जो यदि एक नंबर्स की महीने उम्मीद आप कर रहे थे डॉक्टर गर्ग, वो नंबर्स नहीं है। नहीं नहीं, नंबर्स वही होंगे। आज हम बहुत इसको आशावादी हैं और इसके ऊपर हमें जी। 100% श्योरिटी है। जैसे अभी आपने देखा हो 2 दिन पहले भी पीयूष गोयल जी ने, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बोला है कि हमारा जो एक 2047 का एक विजन है, जो भारत को विकसित और देश बनेगा और मील का पत्थर साबित होगा। और हम एक्सपोर्ट जो एग्री के अंदर, उसके अंदर राइस का बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है। इस जो लास्ट ईयर हमारे यदि 22 मिलियन का, तो इस साल हमारे नंबर्स आप देखेंगे 30 मिलियन तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो हर हालत में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है 30 और 31 को, इसके अंदर लेकर इतना उत्साह है। और आज जो हम नंबर्स की बात करें, इसी की वजह से सभी बायर्स का रुख इंडिया की तरफ ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हम पहले आंध्रा के अंदर 3 या 4 वेसल लोडिंग कर रहे थे महीने के अंदर, आज उसके अंदर 14 वेसल आज काकीनाडा पोर्ट के ऊपर लोडिंग पर हैं, जो कि 7 लाख टन उनके अंदर राइस आज लोडिंग हो रही है इस महीने के अंदर। तो हम इस महीने के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 2 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हम पहुंच जाएंगे इस एक महीने के अंदर। तो हमारे को प्राइसेस के ऊपर भी लेकर बहुत ज्यादा अब नहीं है कि डाउनफॉल आएगा, और इसके अंदर हमारे नंबर्स आगे बढ़ेंगे। और हम लोग इसको बड़ी तेजी से भारत के राइस को एग्री के अंदर किसानों के लिए भरपूर प्राइस उसको देने की कोशिश करेंगे, और यही हमारा एम लेकर चल रहे हैं। और अभी हमें डरने की जरूरत नहीं। जैसे आपका ऑल टाइम इसके अंदर शेयर मार्केट चल रही है, रोजाना तेजी मिल रही है, तो इसी तरीके से एग्री के अंदर भी आप देखेंगे भारत नंबर 1 और तेजी के अंदर रहेगा, कहीं भी कोई डाउनफॉल नहीं होगा। और मैन हम एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, मैं आशा करता हूं और पूरे भारत के किसानों को और अपने एक्सपोर्टर्स को, ये मेरी उनको चैलेंज है कि भारत नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। और राइस के अंदर हम इसको 60% का पूरे वर्ल्ड का अपना हिस्सेदारी ले जाएंगे। वेल डॉक्टर गर्ग, वो ऑप्टिमिज्म सराहनीय है जैसे आपने कहा। एज ऑफ नाउ जिस तरह से हमने यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज आते हुए देखे हैं, आप इन्हें कैसे रीड करते हैं? 1, और जैसे आपने कहा 30 मिलियन टन का एक्सपोर्ट 2025 में, आपको लगता है कि वो एक नंबर यहाँ पर अचीवेबल है? कौन सी कंट्रीज में यहाँ पर है ये है? और आपको लगता है, ऑफ कोर्स आप BIRC को यहाँ पर लगातार उसके बारे में बात करते रह रहे हैं कि किस तरह से पूरी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट भारत की बल्कि ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पर आने वाली हैं, किस तरह से नए बाजार ढूंढने की यहाँ पर कोशिश है? देखिए, हमारे अभी इसके अंदर जैसे 80 कंट्री से लोग आ रहे हैं, इसके अंदर लगभग 1000 के करीब अब्रोड से जो डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनका हम देख रहे हैं कि जो अफ्रीका है, बासमती राइस का कभी कभी हमारे को एक मिलने को मिलता है, जैसे कि कोई डाउनफॉल पीछे आया यूएस का, कि उन्होंने टैरिफ लगाया 50% का, पर वो 50% का डेफिनेटली नवंबर तक आते आते मुझे नहीं लगता कि 25% जो एक्स्ट्रा है वो लगेगा, वो हट जाएगा अदालत के अंदर। और इसी के साथ में हमारे को 2,70,000 टन की मार्केट थी, पर हमने जैसे 3.5 लाख टन अफ्रीका की नई मार्केट में बासमती राइस का एक्सपोर्ट किया है पिछले साल के अंदर। जो हम 30 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, वो आने वाले मार्च 2026 तक का हम, क्योंकि अप्रैल से मार्च की इसको गणना करते हैं राइस के एक्सपोर्ट के लिए हमेशा, तो इसके अंदर हमारे को नई मार्केटें जो अफ्रीका के अंदर है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है बासमती राइस के लिए, जिसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर हम इसको 3.5 लाख टन से बढ़ाकर 1 मिलियन टन सिर्फ बासमती को ले जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर इनकी बाइंग पावर नहीं है, अफ्रीकन कंट्री है, शायद वो इतना बाय ना कर पाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज ये हम देखिए नॉन बासमती राइस, यदि हम $450 से $500 के अंदर, या अभी जब बैन हुआ इंडिया से लास्ट टू ईयर, तो उस टाइम के ऊपर $650 से $700 पर टन के अंदर भी बिका, लोगों ने खरीदा। तो बासमती राइस $1,000 के ब्रैकेट के अंदर, $900 के ब्रैकेट में हमें मार्केट मिलेगी। और वहां के लोग चूजी हैं काफी क्वालिटी राइस खाने के लिए, और बासमती फेमस होता जा रहा है, तो हमें नई नई मार्केट मिलेगी। इसके अलावा फिलीपीन जो हमारे से नहीं लेता था, अभी 2.3 मिलियन टन उसकी एनुअल कंजम्पशन है, और हमें लगता है इस साल हम फिलीपीन को भी लगभग 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा राइस का एक्सपोर्ट करेंगे। इसके साथ में अभी चाइना की कुछ मार्केट खुलने की उम्मीद है, तो चाइना हो सकता है जैसे ही खुलेगा तो हमें 2 से 3 मिलियन टन चाइना से एक्स्ट्रा कार्गो मिलेगा। बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी आज भारत की क्वालिटी को इतना सराहना की जा रही है कि हमें लगता है जितना हम पहले करते थे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, उसको भी बढ़ाकर
हर हालत में 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा राइस को लेकर जाएंगे। और इसके अलावा यूरोप में हमारी कुछ पेस्टिसाइड्स के इशू हैं, उसको गवर्नमेंट भी लगी है सॉल्व करने के लिए, हम लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं। वो रिजॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमारे मार्केट को मिलने वाला है और हम बहुत आशावादी हैं। और हर हालत के अंदर जो BIRC हो रही है इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हजार जब बाहर जो आता है, जो हमारे अतिथि आएंगे देश के अंदर, तो वो जरूर है कि उनका रुख होगा, यहाँ नई नई वैरायटी देखेंगे। उनको हम लोग काफी ऐसी वैरायटीज हैं जो उन्होंने कभी खरीदी नहीं है, तो उन वैरायटीज को दिखाएंगे तो नया प्रमोट करेंगे, तो वो जरूर हमारे को कहीं ना कहीं उसका रूम मिलेगा और हमें बेनिफिट होगा इसका। पॉइंट टेकन। जैसे आपने कहा आप काफी आशावादी हैं एंड एज अ पर्सन भी आप यहाँ पर काफी एज एन ऑप्टिमिस्ट हैं, क्योंकि जब हम वो इतने सारे मेजर्स लगे हुए थे चावल पर एक्सपोर्ट पर, तब भी मुझे याद है आपकी होप लगातार थी, आप कोशिश इस बारे में करते रहे थे। और जैसे आपने कहा कि और कंट्रीज यहाँ पर इंडिया ढूंढ रहा है, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, चाइना, यूरोप में नई मार्केट्स यहाँ पर ढूंढी जा रही हैं, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर नजर रहेगी। और जैसे आपने कहा कि BIRC के तहत आप देख रहे हैं कि सारा मार्केट एक साथ में आएगा और एक काफी पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ से बनता हुआ देखेंगे, तो उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारा ध्यान भी रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, एज ऑलवेज साथ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने आप म्यूट पर हैं डॉक्टर गर्ग, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखिए आपको देखिए, जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम भी मैंने जब बोला था कि मार्केट के अंदर ये खुल जाएगा या कैसे जो भी होगा वो वैसे हुआ है, क्योंकि आशावादी रहना जरूरी है और आशावादी हम होंगे तभी उसको अचीव कर पाएंगे। और आज हमने ये ठाना, जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने का, आज खुद पीयूष गोयल जी ने, आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद बोला अपने आप से कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है राइस ट्रेड के अंदर। तो इसका मतलब है कि हम ही नहीं, पूरी हमारी गवर्नमेंट आशावादी, हमारा पूरा ट्रेड, भारत के जितने एक्सपोर्टर्स हैं आशावादी है कि हम नंबर 1 रहेंगे। और नंबर 1 तो हैं, पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे भारत से और 30 मिलियन तक का टारगेट लेकर जाएंगे। और सारे एक्सपोर्टर्स मिलकर हर जगह वर्ल्ड के अंदर एक एक कोने कोने में हम कोशिश करेंगे भारत का ही राइस लोग खाएं और भारत इतना बड़ा रहे कि 2047 तक जो एग्री का टारगेट है उसके अंदर हमारे राइस का जो हिस्सादारी होगी सबसे बड़ी होगी। ये मेरा चैलेंज है। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसकी। और जी हाँ, मैंने भी पीयूष गोयल जी का वो एड्रेस पढ़ा सुना है, तो क्लियरली काफ़ी सारी पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इतना ही समय है इस कार्यक्रम में, लेकिन आपको बता दें कि केन्स टेक के शेयर में जोरदार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। दरअसल कंपनी के CEO राजेश शर्मा ने इस्तीफा दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं, जुड़ते हैं साथ। शुक्रिया मनीषा जी। यहाँ पे एक बार मैं इस पूरे जरा मामले से आपको अवगत करा दूँ। है केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर लिखा है एक बार आपकी स्क्रीन पे। सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस वक्त बैकफुट पे 7080 पे। दरअसल एक एक्सचेंज में फाइलिंग हुई जिसमें ये पता चल रहा है कि जो कंपनी के CEO हैं श्री राजेश शर्मा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि इफेक्टिव होगा 31 अक्टूबर से। किसी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन गोइंग कंसर्न के बारे में जब ऐसी कोई खबर आती है कि जब CEO का इस्तीफा होता है, तो थोड़ा सा अगर आप देखें जो बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है। इसी पे बातचीत करने के लिए, थोड़ा सा मैटर को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ मिस्टर जयराम पी संपत साहब जुड़े हैं, CFO केन्स टेक्नोलॉजी के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो सर ये बताइए कि राजेश शर्मा जी का इस्तीफा एक ऐसे वक्त में आया जबकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट था ये, आप एक बड़े क्रिटिकल फेज से गुजर रहे थे। थोड़ा बताएंगे ये इस रेजिग्नेशन का कारण क्या है सर? नहीं, वो एक्चुअली मेरे साथ हमारे प्रमोटर भी हैं, वो अंग्रेजी में आपको बता देंगे। बट बेसिकली इसका रीजन ये है कि उनको बेंगलोर में जाना था और उनको कुछ और परस्यू करना था अदर देन हमारी कंपनी में जो काम है। और हमारी कंपनी में एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेमिकॉन का अलग CEO है, सर्किट्स का अलग CEO, हमारे बिजनेस यूनिट के अलग लोग हैं। और तो इसीलिए वो ये जो है, ये जब कंपनी बड़ी होती है तो काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, एक एक कोई आता है। हम लोग एक्चुअली आप शॉर्टली इनका रिप्लेसमेंट लीडरशिप में भी आपको मालूम पड़ जाएगा 2-3 दिन में। एंड सो उसका भी अरेंजमेंट हो चुका है, सब कुछ प्लान्ड वे में ही हुआ है एक्चुअली।
बट जब होता है तो वो हमेशा सडन लगता है, बट लेकिन वो है तो प्लान। ओके ये प्लान है। मैं एक बात पूछूंगा जयराम जी कि क्या उनके एग्जिट में कोई क्लॉज भी है कि वो इसी इंडस्ट्री में या फिर किसी सेम इंडस्ट्री में परचेस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ क्लॉज है कि उनके रेजिग्नेशन सेम इंडस्ट्री में नहीं जाने वाले हैं वो। हमारे जो कंपटीशन वो सब क्लॉज रहता है, वो ऑल्सो जेंटलमैनली एग्रीमेंट भी, तो कहीं कंपटीशन में जाके ज्वाइन वाइन नहीं होने वाले हैं। सो वो अपना कुछ करने वाले हैं। इसीलिए कंपनी का क्या होता है कि एक लीडरशिप हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी अगले 1 साल में काफ़ी अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है और कुछ आके ज्वाइन भी करते हैं। तो वो तो हमको पूरी तरह से मालूम है, और हमारे जो भी प्लान्स हैं, हमारा जो भी गाइडेंस है, वो सब तो बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड इनफैक्ट कस्टमर का इजाफा हो रहा है। हम लोग थोड़ा और हॉर्स पावर ऐड कर रहे हैं हमारे सीनियर मैनेजमेंट के। We have planned this with him and friendly we are going. We also मैं have एक और चीज पूछूंगा आपसे। मैं क्योंकि राजेश जी ने पूरे आईपीओ की प्रक्रिया को देखा था, इस लिस्टिंग को देखा था, जो ग्लोबल एक्विजिशंस हुए उनको देखा था। मैंने कुछ देर पहले उनसे बात भी की थी कि यूएस में जो आपने मैन्युफैक्चरिंग गाइड शुरू करी है उसके बारे में उनसे बातचीत भी की थी। क्या ये सब प्रोसेस जो है उनके जाने से थोड़ा डिलेड नहीं होगा? ऐसा कुछ तो नहीं है सर? नहीं एक्चुअली ये जो आप जो कह रहे हैं ना आईपीओ का, दिस इज एंकर नॉट बाय एक आदमी से, इंडिविजुअल से एंकर नहीं होता। हमारी कंपनी में पूरी टीम रहती है। मैं खुद एंकर के आपके जो आईपीओ के 12 साल पहले से मैं खुद ही काम कर रहा हूँ इसमें, और आईपीओ क्यूआईपी प्रोसेस वगैरह कंप्लीटली मेरे वर्क एरिया में आता है एक्चुअली स्पीकिंग। तो ऐसा कुछ जो आपका जो कैनेडियन जो एक्विजिशन है उसमें भी मैंने ही काम किया एक्चुअली स्पीकिंग। बट ऐसा नहीं कि एक आदमी काम करता है, इसमें 4-5 लोग रहते हैं साथ में, टीम में रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को सॉल्व करते हैं। रमेश जी सभी चीज में इंटीमेटली इन्वॉल्व है, हर एक चीजों में। इसीलिए तो उसकी वजह से आपको हमारे इसमें क्या करते हैं हम किसी एक आदमी के ऊपर वो अमेरिकन स्टाइल में नहीं काम करते। हम लोग एक टीम के साथ काम करते हैं। थोड़ा इनएफिशिएंट रहता है कभी कभी, लेकिन कोई इस तरह की यदि घटना हो गई, कोई जाने की इच्छा रखता है तो फिर हम लोग तो ये संपत जी ये जो पद है, ये जो पोजीशन है, ज़्यादा समय तक रिक्त नहीं रहेगी। ये आप बोर्ड जो है वो तुरंत इस पर फैसला लेगा, आप ये भी कह रहे हैं? मतलब नाम शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया। जी ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 3-4 दिन में आपको शायद नए नाम का खुलासा भी हो जाए, और जो क्लॉज है उनके एग्जिट का शर्मा साहब के, उसमें ये भी है कि वो सेम इंडस्ट्री को सीधा जो कहते हैं ना प्रतिस्पर्धा जो है ना प्रतिस्पर्धी, उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। वो अपना ही कुछ, अगर आप देखें, निजी वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो रिजिग्नेशन है। केन्स टेक्नोलॉजी आपकी स्क्रीन पे काम करते, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपके एक और महत्वपूर्ण खबर दिखाऊंगा, दैट्स वोडाफोन आइडिया। जरा प्लीज़ एक बार वोडाफोन आइडिया लेके आइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, लगभग 6.25% स्टॉक ऊपर है, 6.25% ऊपर। कारण क्या है और टिप्पणियाँ क्या क्या हुई, आज की जो भी कार्रवाई हुई उसमें बातचीत करेंगे असीम से। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अभी लौट के आते हैं।